गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। तो आज से अपन देख रहे हैं मैक्सिम्स जो कि पेपर में पूछी जाती। इक्विटी विल नॉट सफर अ रॉन्ग टू बी विदाउट अ रेमेडी। तो ये मैक्सिम्स लॉ ऑफ ट्रस्ट के अंदर ही आती है, एज अ लॉ ऑफ इक्विटी का कंसेप्ट है ये। बट दिस मैक्सिम इज द फाउंडेशनल पिलर ऑफ एंटायर लॉ ऑफ इक्विटी। मतलब ये फाउंडेशनल पिलर थी पूरे लॉ ऑफ इक्विटी की। इट रिफ्लेक्ट द आइडिया दैट इफ अ पर्सन हैज लीगल राइट, मतलब किसी पर्सन के पास कोई लीगल राइट हो तो उसके पास मीन्स भी होने चाहिए वो राइट को इंडिकेट करने के लिए, अदरवाइज वो राइट मीनिंगलेस ठहरा जाएगा। लैटिन के अंदर इसको ही उबी जस्ट इबी रिमीडियम बोला जाता, मतलब जहाँ राइट है उधर रिमेडी भी है। मीनिंग एंड स्कोप, द मैक्सिम implies that no wrong should go unredressed simply because it doesn't not fit into the rigid technicalities of existing law। मतलब मैक्सिम ये कहती है कि कोई भी रॉन्ग अनरिड्रेस ना जाए सिंपली क्योंकि वो फिट नहीं हो रहा रिजिड टेक्निकलिटीज ऑफ जो पुराने लॉ है उनके अंदर। In historical English common law, if a plaintiff's case didn't match a specific writ, a formal legal document, the court would dismiss it, even if the person had clearly been wrong. Equity stepped in to bridge this gap। मतलब इतिहास में जो इंग्लिश कॉमन लॉ थे उनके अंदर अगर प्लेंटिफ की केस कोई स्पेसिफिक रीट, मतलब जो लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह रहता उससे मैच नहीं करती तो कोर्ट फिर उसको डिसमिस कर देता था। बट अभी ऐसा है कि ये जो इक्विटी लॉ आया है उसके बाद वो केस इक्विटी के बेसिस पे डिसाइड करी जाती है। और पहले क्या होता था कि ये कोर्ट डिसमिस कर देता था उसको, भले ही वो पर्सन के साथ गलत हुआ हो, बट अभी ऐसा नहीं होता। की एलिमेंट्स ऑफ मैक्सिम, द रॉन्ग मस्ट बी जुरिडिकल। इक्विटी डजंट प्रोवाइड अ रेमेडी फॉर मॉरल और सोशल रॉन्ग्स, ओनली फॉर दोज दैट लॉ रिकॉग्नाइजेज एज अ वायलेशन ऑफ लीगल राइट। मतलब रॉन्ग के बहुत सारे प्रकार रहते, मॉरल रॉन्ग, सोशल रॉन्ग, लीगल रॉन्ग वगैरह वगैरह। तो इक्विटी का जो लॉ है वो सिर्फ उन्हीं लॉस को, उन्हीं रॉन्ग को रेमेडी प्रोवाइड करता जिनको लॉ रिकॉग्नाइज करता है एज अ वायलेशन ऑफ लीगल राइट, ना कि मॉरल और सोशल रॉन्ग को। रेमेडी मस्ट बी फिजिबल, इक्विटी विल नॉट डिमांड द इम्पॉसिबल। मतलब वो रेमेडी फिजिबल होना, मतलब कोर्ट उसको ग्रांट कर पाए, ऐसी इम्पॉसिबल रेमेडी ना होना वो कि जिसको कोर्ट ही ग्रांट ना कर पाए। गैप फिलिंग, इट ओनली ऑपरेट्स व्हेन द कॉमन लॉ स्टैट्यूटरी लॉ इज साइलेंट और इनएडिक्वेट। और लॉ ऑफ इक्विटी तभी काम करता है जब कॉमन लॉ या फिर जो स्टैट्यूट के अंदर लॉ है वो साइलेंट हो उस टॉपिक पे, उस कॉज पे या फिर उस डिस्प्यूट पे, या फिर इनएडिक्वेट हो रेमेडी देने के लिए। Application in Indian law. In India, we do not have separate courts for equity. Instead, our parliament has integrated this maxim into civil statute. If a suitor can prove a right has been infringed, Indian courts are empowered to provide a remedy. मतलब अपने इंडिया के अंदर सेपरेट कोर्ट तो नहीं है इक्विटी के लिए, लेकिन पार्लियामेंट ने अपने इन मैक्सिम को बहुत सारे लॉज के अंदर ऐड किया है। तो अगर कोई सूटर, मतलब जो प्लेंटिफ या एप्लीकेंट बोल लो या क्लेमेंट बोल लो, वो अगर ये प्रूव कर देता है कि उसके राइट का वायलेशन हुआ है, उसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है, देन कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसको रेमेडी प्रोवाइड कर सकते। सो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंदर ये आता। देन इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, दिस इज द प्राइमरी व्हीकल फॉर द मैक्सिम। Before this act, the only remedy for breach of contract was usually monetary damages. However, money isn't always a remedy if someone refuses to sell you a unique ancestral property। मतलब ये प्राइमरी व्हीकल था इस मैक्सिम के लिए जो अपन ने ऊपर देखी। कौन सी मैक्सिम थी? इक्विटी विल नॉट सफर रॉन्ग टू बी विदाउट अ रेमेडी। तो इस एक्ट से पहले जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेमेडी थी वो सिर्फ मॉनेटरी डैमेजेस थे। बट हर बार पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मतलब हर बार पैसा ही रेमेडी नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति उसकी एंसिस्ट्रल यूनिक प्रॉपर्टी को बेचना नहीं चाहता तो फिर आप उसको कंपल्शन नहीं क्योर कर सकते, क्योंकि उसको पैसे से कुछ उधर इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, उसके फीलिंग्स अटैच है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो इसके अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शंस आते। द कोर्ट ऑर्डर्स द पार्टी टू एक्चुअली परफॉर्म देयर प्रॉमिस। मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर कोर्ट पार्टी को ऑर्डर कर सकती कि जो प्रॉमिस आपने किया था उसको एक्चुअली परफॉर्म किया जाए। और इंजंक्शन के अंदर कोर्ट प्रिवेंट्स अ पार्टी फ्रॉम डूइंग एन एक्ट दैट वायलेट्स अनदर्स राइट, स्टे ऑर्डर्स। मतलब कोर्ट उस पार्टी को प्रिवेंट करती, स्टॉप करती अगर वो कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे किसी व्यक्ति का राइट
वॉयलेट हो रहा तो स्टे ऑर्डर ग्रांट करके, मतलब एग्जाम्पल देता, अगर कोई एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी इसी केस के अंदर तोड़ने जा रहा तो फिर ये व्यक्ति जो है जिसके एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो कोर्ट के पास जाके वो स्टे ऑर्डर ला सकता है उस तोड़ने की एक्टिविटी पे जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है उसको। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। Under the common law, the trustee was the legal owner and the beneficiary had no rights. मतलब जो कॉमन लॉ थे उसके अंदर ट्रस्टी ही लीगल ओनर था और बेनिफिशियरी के पास कोई अधिकार नहीं थे। इक्विटी इंटरवीन टू से दैट इफ अ ट्रस्टी फेल्स देयर ड्यूटी द बेनिफिशियरी मस्ट हैव अ रेमेडी। तो इक्विटी इसलिए इधर आया ताकि अगर ट्रस्टी उसकी ड्यूटी करना भूल जाए या फिर फेल कर जाए तो फिर बेनिफिशियरी के पास कोई रेमेडी होनी चाहिए। The entire Indian Trust Act is built on protecting the rights of beneficiary against the legal owner. तो इसीलिए जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है वो बनाया ही इसलिए गया ताकि बेनिफिशियरी के राइट प्रोटेक्ट हो पाए जो लीगल ओनर है उसके अगेंस्ट में। मतलब लीगल ओनर इधर ट्रस्टी बताया गया है उन्होंने, एक्चुअली लीगल ओनर रहता सेटलर या फिर जो मालक रहता जिसकी प्रॉपर्टी रहती, फिर वो ओनरशिप ट्रांसफ़र करता ट्रस्टी को, ट्रस्टी वो ओनरशिप लेता ताकि वो उसे बेनिफिशियरी को ट्रांसफ़र कर पाए जब वो कैपेबल हो जाए, मेजर हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 एंड 226। The highest application of this maxim in India is found in the power of writs. It is the fundamental right is violated. The Supreme Court Article 32 or High Court Article 226 must provide remedy via writs like habeas corpus और mandamus. मतलब किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर्टिकल 32 और 226 के तहत रेमेडी प्रोवाइड करेगा जो कि रिट्स के फॉर्म में होगा, हेबियस कॉर्पस या मैंडामस। As the saying goes, the doors of court are always open for those whose rights are trampled. मतलब कोर्ट के दरवाजे हर दिन खुले हैं उनके लिए जिनका कोई राइट वायलेट हुआ हो। Limitations of the maxim. While the maxim is powerful, it is not absolute. It has three major boundaries. सबसे पहले statutory bar, negligence of the party, moral versus legal. If law explicitly says no remedy is available or sets a time limit, statute of limitation, equity cannot override the written law. मतलब लॉ के अंदर अगर कोई रेमेडी ही नहीं है उस इश्यू से रिलेटेड या फिर वो टाइम बैरिड हो गया इश्यू लॉ ऑफ लिमिटेशन के तहत, देन फिर कोर्ट उसको रेमेडी प्रोवाइड नहीं कर सकता इक्विटी के तहत भी। Negligence of the party. If a person sleeps on their rights latches, equity will not step in to help them later. मतलब अगर कोई व्यक्ति खुद के अधिकार का वायलेशन हो रहा तब सो रहा, देन बाद में अगर वो आता है तो फिर इक्विटी उसकी हेल्प नहीं कर सकती। Moral versus legal. If the wrong is merely a breach of moral promise, like a friend breaking a dinner date, equity provides no remedy. मतलब रॉन्ग तभी मिलता अगर रेमेडी तभी मिलती अगर लीगल रॉन्ग है। तो अगर ऐसा कोई रॉन्ग हुआ जिसके अंदर मॉरल प्रॉमिस का ब्रीच हुआ, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि फ्रेंड ने पहले प्रॉमिस करा था कि अपन डिनर डेट पे जाएंगे, फिर उसने तोड़ दिया वो प्रॉमिस, तो इस कंडीशन में इक्विटी कोई रेमेडी प्रोवाइड नहीं करती। सो समरी टेबल, कॉमन लॉ अप्रोच और इक्विटेबल अप्रोच, फोकस स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू प्रोसीजर्स और इक्विटेबल के अंदर अचीविंग अ जस्ट रिजल्ट। देन रेमेडी यूजुअली जस्ट कंपनसेशन मनी, इधर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंजंक्शंस, सोर्स एक्ट एंड स्टैट्यूट, इधर जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसर्न। सो ये हुआ अपना पहला मैगजीन जो कि था इक्विटी विल नॉट सफर रॉन्ग टू बी विदाउट अ रेमेडी।